हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिर्गी या फिर एपिलेप्सी के बारे में। तो एपिलेप्सी क्या होता है, किस वजह से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, इन सब बातों के विषय में आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो एपिलेप्सी या फिर मिर्गी एक तरह की बीमारी है जिसके अंदर उस पेशेंट के ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएँ होती है, उनकी एक्टिविटी या फिर उनके काम करने का तरीका डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से उस पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एपिलेप्सी या फिर मिर्गी आने के कारण क्या क्या होते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस, मतलब कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जीन्स में कोई प्रॉब्लम है तो भी उस पेशेंट में बड़े होने के बाद या फिर बचपन से ही एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी पेशेंट में सर पे कोई गहरी चोट लगी है तो भी उस पेशेंट में एपिलेप्सी आना शुरू हो सकता है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है ब्रेन कंडीशंस, मतलब अगर उस पेशेंट को कोई पहले से ही ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है या फिर अगर वो पेशेंट पहले से ही ब्रेन की किसी बीमारी के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से कोई मेडिकेशन ले रहा है तो भी उस पेशेंट में एपिलेप्सी आने के या फिर आगे जाकर के एपिलेप्सी के दौरे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर किसी पेशेंट में कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन बन गया है तो अगर वो इन्फेक्शन उस पेशेंट के ब्रेन में चला जाता है तो भी उस पेशेंट को उस इन्फेक्शियस डिसीज़ की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। इसके बाद होता है प्रीनेटल इंजरी। इसका मतलब कि बर्थ के दौरान अगर उस छोटे बेबी को कोई प्रीनेटल इंजरी, कोई इंजरी होती है उसके सर के ऊपर, तो भी उस पेशेंट में, उस बच्चे को बर्थ होने के बाद एपिलेप्सी हो सकती है। एपिलेप्सी तुरंत बर्थ के बाद ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, वो छोटे बच्चे को कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद भी एपिलेप्सी आना शुरू हो सकता है। तो ये होता है प्रीनेटल इंजरी। के बाद होता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब कि जब उस पेशेंट के ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है उस वक्त अगर उस पेशेंट के ब्रेन में कोई डिसऑर्डर बन जाती है या फिर उस पेशेंट की ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं होती तो भी उस पेशेंट को आगे जाकर के फ्यूचर में एपिलेप्सी या फिर मिर्गी के दौरे आना शुरू हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में एपिलेप्सी या फिर मिर्गी हो सकता है। तो इसके बाद बात करेंगे कि एपिलेप्सी या फिर मिर्गी का सबसे ज़्यादा रिस्क किसको होता है इसके बारे में। तो जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र अभी 50 साल से ऊपर है, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको एपिलेप्सी का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को सर के ऊपर कोई गहरी चोट लगी हुई है, अगर किसी के घर में पहले फैमिली हिस्ट्री है एपिलेप्सी की, तो भी उस पेशेंट में एपिलेप्सी के दौरे आना शुरू हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, मतलब उस पेशेंट के दिमाग में ठीक से खून नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस पेशेंट को भी एपिलेप्सी हो सकती है। इसके बाद होता है ब्रेन इन्फेक्शन, मतलब जिन पेशेंट्स में कोई ब्रेन को इन्फेक्शन हो चुका है उस पेशेंट में भी एपिलेप्सी हो सकती है। इसके बाद जो डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं या फिर जिन पेशेंट को बचपन में चाइल्डहुड सीजर्स का प्रॉब्लम था, तो इस तरह के जो भी पेशेंट होते हैं उनमें से ऐसे देखा गया है कि बहुत से लोगों को आगे जाकर के उनके फ्यूचर में एपिलेप्सी या फिर मिर्गी के दौरे आने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो एपिलेप्सी की वजह से जो सीजर्स आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पार्शियल सीजर्स और दूसरे होते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स। पार्शियल सीजर्स का मतलब होता है कि ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट के अफेक्ट होने की वजह से जो सीजर्स आते हैं उनको हम पार्शियल सीजर्स ऐसे बोलते हैं, और पूरे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो सीजर्स आते हैं उनको हम जनरलाइज्ड सीजर्स ऐसे बोलते हैं। तो अब बात करेंगे कि एपिलेप्सी के लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में। पेशेंट को टेम्परेरी कन्फ्यूजन होना, पेशेंट थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या चल रहा है, कहाँ पर है, क्या समय है, वो कुछ भी समझ नहीं पाता। इसके बाद वो ठीक से बात नहीं कर पाता, पेशेंट की कॉन्शियसनेस कुछ समय के लिए चली जाती है। अगर पूरी तरह से बेहोश ना भी हो तो भी वो पेशेंट इस तरह के मेंटल कंडीशन में होता है कि बाद में अगर आप उससे पूछो कि क्या हुआ था तो वो पेशेंट आपको बता नहीं पाएगा। तो इस तरह से पेशेंट की कॉन्शियसनेस चली जाना, इसके बाद पेशेंट के हाथ के और पैरों के जर्किंग मोमेंट्स होना, ये भी लक्षण किसी भी एपिलेप्सी के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में कुछ साइकिक सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा घबराहट होना, फियर होना, एंग्जाइटी होना, किसी तरह के डर होना, घबराहट होना, ये कुछ लक्षण है जो कि आमतौर पर एपिलेप्सी के पेशेंट में देखे जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि एपिलेप्सी के पेशेंट को किस तरह से डायग्नोस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले उस पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अंदर उस पेशेंट का बिहेवियर देखा जाता है, उसके मोटर स्किल्स देखे जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट की थिंकिंग एबिलिटी क्या है, एनालिटिकल एबिलिटी क्या है और उसका ओवरऑल मेंटल फंक्शन कैसा है, ये सब चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है। इसके बाद उस पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि CBC या फिर सोडियम पोटेशियम लेवल, इस तरह के ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। इसके बाद उस पेशेंट का हम EEG कर सकते हैं। EEG मतलब कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्कैनिंग या फिर इमेजिंग टेक्निक्स भी होते हैं, जैसे कि PET स्कैन, CT स्कैन या फिर MRI स्कैन।
तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है जो कि हम एपिलेप्सी के पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि एपिलेप्सी को किस तरह से ट्रीट किया जाता है इसके बारे में। तो एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए मोस्टली 3 चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले तो मेडिकेशंस दिए जाते हैं, दूसरी बात उस पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं, और तीसरी बात कुछ अदर थेरेपीज़ होते हैं जो कि उस पेशेंट को हम देते हैं जिससे कि उस पेशेंट को जल्द से जल्द आराम हो सके। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो हम उस पेशेंट को कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस होते हैं जो लगातार कुछ दिनों तक या फिर 1 महीना 2 महीना इस तरह से उस पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि बाद में उस पेशेंट के हम टेपर कर करके मतलब धीरे धीरे करके कम करके बंद कर सकते हैं। कि ब्रेन के किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उस पेशेंट को एपिलेप्सी हो रही है, तो सर्जरी करके उस पेशेंट के उस पर्टिकुलर ब्रेन के पार्ट को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तो था सर्जिकल ऑप्शन। तो जो लास्ट में होता है थेरेपेटिकल ऑप्शन। तो इसके अंदर कुछ थेरेपीज़ होती हैं। उन थेरेपीज़ की अगर हम बात करें, सबसे पहला होता है वेगल नर्व स्टिमुलेशन। हम उस पेशेंट को वेगल नर्व स्टिमुलेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को केटोजेनिक डाइट देना या फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन देना, ये भी कुछ टेक्निक्स है जो कि हम उस एपिलेप्सी के पेशेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो ट्रीटमेंट के बारे में बताया है वो काफ़ी शॉर्ट में बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने इसलिए। इस वीडियो में हमने शॉर्ट में बात की एपिलेप्सी के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।